चलिए तो हम लोग आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स। हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स ये नया टॉपिक है, क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल रिएक्शन होगा कि नहीं, पॉसिबल भी है कि नहीं, क्या कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शंस में दिखाया जा सकता है? अगर हम ये बोलेंगे कि क्या कैसा रिएक्शंस कैसे होगा, हमको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन होगा भी कि नहीं, ये हम लोग कैसे जानेंगे? ये हम लोग जानेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। किसमें? थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। अगर रिएक्शन होगा तो बोलेंगे रिएक्शन इज फिजिबल, अगर रिएक्शन नहीं होगा तो बोलेंगे रिएक्शन नॉन फिजिबल। अब दूसरा पॉइंट, रिएक्शंस कैसे होगा, रिएक्शन कैसे होगा, रिएक्शंस कैसे होगा, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे रिएक्शंस मैकेनिज्म में। रिएक्शन मैकेनिज्म में। ठीक है, रिएक्शंस होगा कि नहीं ये हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। रिएक्शंस कैसे होगा ये हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शंस मैकेनिज्म में। तो केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या पढ़ा है? केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसका रेट क्या है, वो जल्दी हो रहा है, तेज फास्ट हो रहा है। ठीक है, ये कैसे पता करेंगे? ये हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शंस में। किसमें? रेट ऑफ रिएक्शंस में। रिएक्शंस पॉसिबल है कि नहीं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। रिएक्शंस कैसे होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शंस का रेट क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग, चलिए हम लोग तो आगे देखते हैं। देखिए, अब केमिकल काइनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहला बात हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा पॉइंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन में प्रभाव डालता है? कौन कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन में प्रभाव डालता है? ठीक है, अगर हम बोलेंगे तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, और थर्ड हम कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन सा फैक्टर जो है रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट डालता है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये तीन फैक्टर केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब एक चीज़ समझते हैं, अब जैसे एक डायमंड है,
डायमंड और ग्रेफाइट। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। ये बहुत साल हाई टेम्परेचर और प्रेशर में रहने की वजह से ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें ध्यान ये देना है कि थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये रिएक्शन फिजिबल है। क्या है? फिजिबल है। ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से फिजिबल है। बट अकॉर्डिंग टू द केमिकल काइनेटिक्स ये रिएक्शंस इतना ज़्यादा टाइम ले लेता है कि हम इसका रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। बहुत समय ले लेता है। टाइम टेकिंग की वजह से ये इतना स्लो रिएक्शन है कि इसका हम लोग यूज़ केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप्स का रिएक्शंस को पढ़ेंगे ये हम ध्यान देंगे। देखिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस किसको कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत ही स्लो रिएक्शन है। इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। दूसरा फास्ट रिएक्शन। बर्निंग ऑफ पेट्रोल। बर्निंग ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल में जैसे ही हम लोग थोड़ा सा माचिस लगाएंगे पेट्रोल जल जाएगा। तो पेट्रोल किस रेट से जला वो इतना फास्ट जलेगा कि हम इसका रेट पता नहीं कर पाएंगे। और रस्टिंग ऑफ आयरन में कुछ समय लेता है। एक दिन में रस्टिंग नहीं होता, 1-2 दिन, 3 दिन, 10 दिन। तो उसको भी हम लोग स्लो रिएक्शन के कैटेगरी में डालेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन स्लो रिएक्शन है। तीसरा मॉडरेट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब ये मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? ना ही ज़्यादा समय लेता है ना ही कम समय लेता है, मॉडरेट टाइम। तो इसको बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन, इसको बोलते हैं फास्ट रिएक्शन, इसको बोलते हैं स्लो रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग ना ही स्लो रिएक्शन पढ़ते हैं ना ही फास्ट रिएक्शन, हम लोग केवल मॉडरेट रिएक्शन पढ़ते हैं। क्या हम लोग पढ़ते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है। अब देखिए अब हम लोग इसको ग्राफ के थ्रू समझेंगे। सबसे पहला स्लो रिएक्शन। एक तरफ हम कंसंट्रेशन ले लेते हैं, एक तरफ टाइम ले लेते हैं। ठीक है। स्लो रिएक्शंस में क्या होगा? टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। टाइम बढ़ता जाएगा, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा। टाइम इंक्रीज होता जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं होगा। स्लो रिएक्शंस में समय के साथ कंसंट्रेशन पे असर नहीं पड़ेगा। दूसरा फास्ट रिएक्शन। टाइम के साथ क्यों? अगर हम कंसंट्रेशन लेंगे तो जैसे ही रिएक्शन चालू कराएंगे
टाइम के साथ कंसंट्रेशन, टाइम यहाँ 0 से मान लीजिए t समय पर आया और कुछ ही सेकंड में, हम 2 सेकंड 3 सेकंड में पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये इतना फास्ट हुआ कि इसका भी हम लोग रेट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। मॉडरेट अब इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। इसका ग्राफ ऐसा कुछ होने, एक स्लोप क्रिएट होगा, ठीक है। टाइम के साथ कंसंट्रेशन इसमें घट रहा है, टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा है। तो हम लोग न स्लो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं न फास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिर्फ मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। ना स्लो पढ़ेंगे ना फास्ट पढ़ेंगे, सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन। इसका ग्राफ हम लोग देख लेंगे, ग्राफ यही होगा, ठीक है। अब देखिए, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शंस में 2 टाइप का ग्राफ होता है। देखिए, मान लीजिए अगर कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई भी रिएक्शंस होगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो रिएक्टेंट का ग्राफ अलग होगा, प्रोडक्ट का ग्राफ अलग होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होगा तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट तो हमेशा घटेगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दूध और से अगर हम दही बनाते हैं तो क्या होता है, दूध कुछ समय के बाद घटना शुरू होगा और दही बढ़ना शुरू होगा। तो दूध का कंसंट्रेशन घटेगा और दही का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो रिएक्टेंट का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर हम कंसंट्रेशन ले लेंगे, यहाँ पर हम टाइम ले लेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रिएक्टेंट का स्लोप ऐसे हो रहा है, ठीक है, स्लोप गिर रहा है, मतलब रिएक्टेंट समय के साथ क्या होगा, घटेगा। प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, प्रोडक्ट का ग्राफ क्या होगा, कंसंट्रेशन है, टाइम है, प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टाइम बढ़ेगा तो वैसे वैसे प्रोडक्ट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ, ये प्रोडक्ट का ग्राफ, ये रिएक्टेंट का ग्राफ, प्रोडक्ट का ग्राफ, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए, स्पीड 2 टाइप का हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक होता है एवरेज स्पीड, एक होता है इंस्टैन्टेनियस स्पीड। एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टैन्टेनियस स्पीड। एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टैन्टेनियस। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, अब हम लोग ये समझते हैं कि जैसे मान लें एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। हम लोग टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमको कहीं पर जाना है,
हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, एक पर्टिकुलर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हम 40 किलोमीटर ट्रैवल किए। एक आवर में ट्रैवल किए, तो हमारा स्पीड क्या हो गया, ये हमारा एवरेज स्पीड है। एवरेज स्पीड क्यों कहना चाहते हैं, हम जब भी कोई बात करते हैं एवरेज स्पीड में बात करते हैं। हम कभी भी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम हर समय चल रहे थे। मतलब ये बात ये ध्यान देना है कि हम लोग